नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जीके जानकारी का ये एपिसोड। इस एपिसोड में हम बात करते हैं हालिया घटी कुछ घटनाओं के विषय में, करंट अफेयर्स के विषय में और इतिहास के विषय में। ये एपिसोड आपके लिए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से संजीवनी साबित हो सकता है। दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा है बलूचिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल, बलूचिस्तान आजकल एक बहुत ही हॉट मुद्दा बना हुआ है। पिछले कई दिनों से बलूचिस्तान को लेकर अलग अलग खबरें आपको सोशल मीडिया से और टेलीविजन के माध्यम से देखने को मिल रही होंगी। कुछ मीडिया हाउसेस ने तो बलूचिस्तान को ऑलरेडी आजाद घोषित कर भी दिया, तो कुछ मीडिया हाउसेस बता रहे हैं कि बलूचिस्तान अभी आजादी की तरफ बढ़ रहा है। सच क्या है, पूरा जानेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि बलूचिस्तान देश है, बलूचिस्तान कबीला है, बलूचिस्तान एक देश का हिस्सा है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है, आखिर बलूचिस्तान है क्या? सबसे पहले बलूचिस्तान के इतिहास को टटोलेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि बलूचिस्तान की सामरिक या रणनीतिक महत्वता क्या है। फिर बात करेंगे चाइना का बलूचिस्तान में क्या इंटरेस्ट फैक्टर है, यूएसए का बलूचिस्तान में क्या इंटरेस्ट फैक्टर है। उसके बाद बात करेंगे यूएसएसआर या फिर रशिया का बलूचिस्तान के आज के स्वरूप में क्या योगदान है, ब्रिटिशर्स का क्या योगदान है, योगदान न कहकर हिस्सा है या फिर पार्ट है, ये कह सकते हैं। और फिर बात करेंगे आजादी के बाद से अभी तक बलूचिस्तान की क्या स्थिति रही है, और अंत में बात करेंगे कि क्या एक नया देश इतनी आसानी से बन जाता है, क्या एक नए देश को बनने के लिए तमाम मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्या कह देने भर से नया देश बन जाता है क्या। इन सभी मुद्दों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि बलूचिस्तान एक प्रांत जरूर है, आज पाकिस्तान का एक प्रांत है, लेकिन ये जो बलूच लोग हैं ये केवल पाकिस्तान के उस एक प्रांत में सिमटे हुए नहीं है। तो सबसे पहले इतिहास समझने की कोशिश करते हैं, ज्योग्राफी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बलूचिस्तान है क्या और बलूचिस्तान की सीमाएं क्या है। दोस्तों देखिएगा, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कुल मिलाकर 4 प्रांत हैं। देखिए, जो आपका पाकिस्तान है ये 4 प्रांतों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर खैबर पख्तूनख्वा, ये हिस्सा पंजाब का आ जाता है, ये सिंध का आ जाता है, और ये जो आप पीले रंग में देख रहे हैं ये बलूचिस्तान का हिस्सा है। यानी पाकिस्तान के अगर 4 प्रांतों के विषय में बात की जाए तो बलूचिस्तान का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है। और बलूचिस्तान में स्थित है इंपॉर्टेंट पोर्ट। जी हाँ, बिल्कुल, आपने अगर ग्वादर पोर्ट के बारे में बात की हो, अगर ग्वादर पोर्ट आप जानते हो, नाम सुना हो, तो ग्वादर पोर्ट जो है वो बलूचिस्तान के हिस्से में ही है। और चाइना का ग्वादर पोर्ट में बड़ा इंटरेस्ट है। जो देश चाइना है वो चाहता है कि ग्वादर पोर्ट पर वो कंट्रोल रखे, और ग्वादर पोर्ट को कहीं ना कहीं डेवलप करने के पीछे भी चाइना का ही हाथ हमें समझ में आता है कि चाइना का ही कहीं ना कहीं इसमें रोल है। देखिए, अगर बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसकी प्राकृतिक संपत्ता और रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है और इसी वजह से शायद चाइना इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है। बलूचिस्तान अपनी सीमा किस किस के साथ साझा करता है? अगर इस हिस्से को देखा जाए तो बलूचिस्तान अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और अगर इस हिस्से की बात की जाए तो ईरान के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। यानी बलूचिस्तान कुल मिलाकर अफगानिस्तान और ईरान 2 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगर बलूचिस्तान के इस हिस्से की बात की जाए तो पाकिस्तान का प्रांत है सिंध, सिंध के साथ ये सीमा साझा करता है। पाकिस्तान का एक प्रांत है पंजाब, और पाकिस्तान का ही एक प्रांत है खैबर पख्तूनख्वा, इनके साथ बलूचिस्तान अपनी सीमा साझा करता है। यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तरीके से बलूचिस्तान का अपना एक महत्व है। लेकिन दोस्तों, बलूचिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था। बलूचिस्तान की ये सीमाएं जो हैं ये हमेशा से ऐसी नहीं थी, ये सीमाएं तो बाद में तय की गई। देखिए, अगर बलूचिस्तान को ठीक ढंग से आप समझना चाहते हैं तो ये मैप आपकी हेल्प करेगा। यहां अफगानिस्तान है, ये ईरान है, और इस हिस्से में पाकिस्तान है। यानी एक तरीके से बलूचिस्तान पाकिस्तान के ही हिस्से में है, लेकिन
बलूचिस्तान पहले अलग अलग कबीलों में बटा हुआ था। लगभग 44 कबीले हुआ करते थे जो इस पूरे क्षेत्र में रहा करते थे, जिसमें पाकिस्तान का वर्तमान बलूचिस्तान आ जाता है, कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का आ जाता है, कुछ हिस्सा ईरान का आ जाता है। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि क्या बलूचिस्तान बनने में ईरान और अफगानिस्तान बलूचिस्तान की सहयोग करेंगे? बलूचिस्तान तो खैर ऑलरेडी है, क्या बलूचिस्तान को एक आजाद देश बनाने में ईरान और अफगानिस्तान बलूचिस्तान का सहयोग करेंगे? तो ये बड़ा ही एक पेचीदा सा प्रश्न है, क्योंकि जो बलूच हैं वो इन सभी क्षेत्रों में रहते हैं। पाकिस्तान की जो आज की सीमाएं जो आप देख पा रहे हैं, आज की सीमाएं, ग्वादर पोर्ट भी आपको यहाँ दिख रहा है, चाबहार पोर्ट, अगर ईरान का आपको ध्यान हो तो यहाँ चाबहार पोर्ट है। आज की जो सीमाएं हैं, बलूच लोग केवल उन सीमाओं के अंतर्गत नहीं रहते, बलूच अफगानिस्तान में भी हैं, बलूच ईरान में भी हैं। तो स्वाभाविक बात है कि अफगानिस्तान और ईरान दोनों को यह भय रहेगा कि अगर एक अलग बलूच देश की मांग की जा रही है तो शायद हमारी सीमाओं से भी कुछ छेड़छाड़ होगी। हो सकता है यहाँ के बलूच बलूचिस्तान का हिस्सा बनना चाहें और ईरान और अफगानिस्तान को अपना कुछ हिस्सा खोना पड़े, जो कि ईरान और अफगानिस्तान किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। तो ऐसे में बलूचिस्तान जो देश बनेगा या फिर जो बन सकता है, उसके पास एक संभावना है कि वो इन दोनों देशों से बात करे, आपस में समझ करे और इस मुद्दे पर सहमत हो कि सीमाएं जस की तस रहेंगी, आपके देश की सीमाओं में हम कोई भी हेरफेर नहीं करेंगे, कोई भी इंटरफेरेंस आपके देश की सीमाओं में हम नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर जो बलूच जो कबीले हुआ करते थे, जो जनजाति हुआ करती थी बलूच, ये इस क्षेत्र में प्रभावशाली रूप से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ सिंध है, यहाँ पंजाब है, ये बलूचिस्तान आज का है ही। चलिए, तो ये बात हुई बलूचिस्तान की सीमाओं के विषय में। बलूचिस्तान के आज का जो बलूचिस्तान का आकार है ना, जो आप ये देख रहे हैं, आज का बलूचिस्तान का जो आकार है, इससे अगर वास्तविकता में बलूचिस्तान देखा जाए, जिसको आप ग्रेटर बलूचिस्तान कह सकते हैं, वो थोड़ा आपको बड़ा नजर आएगा और इसका कुछ हिस्सा अफगानिस्तान और ईरान में भी नजर आएगा। बात करते दोस्तों, बलूचिस्तान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? स्वाभाविक बात है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कह लो, सबसे बड़ा प्रांत कह लो, और यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार है। और इसके अलावा एक और सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन शेयर करता है। अरब सागर से बलूचिस्तान सटा हुआ है, इसलिए व्यापार के नजर से और सामरिक दृष्टि की नजर से भी बलूचिस्तान अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। तो ये बात थी बलूचिस्तान के बारे में कि बलूचिस्तान की वर्तमान स्थिति क्या है, बलूचिस्तान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, चाइना बलूचिस्तान में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। आगे चाइना के फैक्टर पे भी बात करेंगे कि क्या चाइना कभी बलूचिस्तान का पक्ष लेगा एक अलग देश बनने में, या फिर क्या होगा, देखा जाएगा। चलिए दोस्तों, वर्तमान संदर्भ की अगर बात करें, हम बलूचिस्तान के विषय में क्यों बातें कर रहे हैं, बलूचिस्तान का ये मुद्दा इतना जोरों शोरों से क्यों उठाया जा रहा है, आजकल सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान इतना क्यों छाया हुआ है, थोड़ा सा इस पे भी विचार विमर्श करते हैं। आपको ध्यान ही होगा कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय एयरफोर्स ने जोरदार बमबारी की थी और इन ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसके बाद भारत पाकिस्तान में लगभग 2-3 दिन युद्ध की स्थिति बनी रही, और इसी घटनाक्रम में बलूचों ने भी अपना मुद्दा उठाना शुरू किया। बलूचों ने भी पाकिस्तानी सेना के साथ विद्रोह लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन ये लड़ाई, ये विद्रोह आज का नहीं है, ये काफी लंबे समय से चला आ रहा है। वर्तमान में अगर सबसे बड़ी घटना देखी जाए तो घटना है ट्रेन हाईजैक की। जी हाँ, पाकिस्तान की एक पूरी की पूरी ट्रेन को बलूचिस्तान या फिर यूं कहें बलूची लड़ाकों के द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। कब की बात है? मार्च 2025 की ही बात है, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इसी साल की बात है। बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसको BLA कहते हैं, इसने जफर एक्सप्रेस, ये जो ट्रेन आप देख पा रहे हैं, जफर एक्सप्रेस, इसको हाईजैक कर लिया था और बहुत से पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट भी उतार दिया था। ऐसा नहीं है कि इसमें बलूच लड़ाकों की जान नहीं गई, बहुत से बलूच लड़ाके शहीद भी हुए या फिर उनको अपनी जान गंवानी भी पड़ी।
तो ये वर्तमान संदर्भ है। बीएलए जो कि बलूच लिबरेशन आर्मी के नाम से जानी जाती है, वहां एक आर्मी है, अलग अलग छोटी मोटी आर्मीज चलती हैं, बहुत अलग अलग संगठन हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे इन सब पे, जिनमें एक प्रमुख नाम आपको देखने को मिलेगा बलूच लिबरेशन आर्मी का। तो ये वर्तमान संदर्भ है बलूचिस्तान के विषय में कि ये मुद्दा इतना गर्म क्यों है और हाल ही में ये घटना आपको देखने को मिली। देखिए ये बलूच लिबरेशन आर्मी, और एक तरफ आप इस ट्रेन की तस्वीर देख पा रहे हैं, इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से, जो कि अपने आप में बलूचिस्तान का एक काफी सशक्त बल है। ये बलूचिस्तान को आजाद देखना चाहता है और इसके लिए गुरिल्ला युद्ध और बाकी लड़ाइयां भी बीएलए के द्वारा समय समय पर लड़ी जाती हैं पाकिस्तानी सेना के साथ। बात करते हैं दोस्तों, मुख्य प्रश्न क्या है कि बलूच लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? बलूचिस्तान में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि बलूचिस्तान के लोग विद्रोह कर रहे हैं? ऐसा हुआ क्या कि लोगों को विद्रोह करने के लिए मजबूर होना पड़ा? इन क्वेश्चंस को भी टटोलते हैं। देखिए कोई भी विद्रोह ऐसे हवा में नहीं होता, बिना सिर पैर के कोई विद्रोह नहीं होता। हर विद्रोह के पीछे कोई ना कोई ठोस वजह जरूर होती है। बात करते हैं कि विद्रोह क्या है। बलूच लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। एक लंबे समय से पाकिस्तान बलूच लोगों को एक तरीके से दबाता आया है, या फिर यूं कहें धर्म का हवाला देकर मूर्ख बनाता आया है। दरअसल बात यह है कि जब सन 47 में देश आजाद हुआ तो उस समय बलूचिस्तान में एक रियासत थी कलात, और इस कलात रियासत के राजा ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की बात की, जिसके विषय में हम आगे बात भी करेंगे। उस समय जिन्ना ने कलात के राजा को समझाया कि तुम पाकिस्तान का हिस्सा बन जाओ, लेकिन तुम पर कोई मजबूरी नहीं है, तुम पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम्हें स्वतंत्र रूप से अपनी रियासत चलाने का पूरा अधिकार है। लेकिन देखते ही देखते, जैसा कि पाकिस्तान की आदत है पलट जाने की, पाकिस्तान सरकार पलटी और जबरदस्ती कलात और बाकी बलूच क्षेत्र को पाकिस्तान में सम्मिलित करने का पूरा प्रयास किया गया। बस तभी से बलोच पाकिस्तान में दोयम दर्जे के नागरिक हो गए और ये विद्रोह चलता रहा। बलोच चाहते हैं कि हमारी अलग सांस्कृतिक धरोहर है, हम उसको बना के रखें। बलोच चाहते हैं कि हम बाकी पाकिस्तानियों से मिलना नहीं चाहते। कारण ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन सब का दोहन पाकिस्तान करता है, लेकिन उनका लाभ बलूचिस्तान की बजाय पंजाब सूबे को ज्यादा दिया जाता है। अगर आप पाकिस्तान को ठीक तरीके से जानते होंगे, 4 सूबे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अफसरान जो हैं वो पंजाब सूबे से ही आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से बलूचिस्तान या बलूच लोगों को हमेशा लगता रहा कि हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। तो एक तरीके से इन्होंने अपनी संस्कृति, अपने अधिकारों को बचाने के लिए अपनी अलग पहचान, और स्वाभाविक बात भी है बलूचिस्तान या बलूच लोग पाकिस्तान जैसे नहीं है, पाकिस्तान के आम लोगों जैसे नहीं है। इनको ये महसूस होता है कि हम अलग हैं, हमारा अस्तित्व अलग है, हमारी पहचान अलग है, और कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान के लिए लड़ता जरूर है। यही काम बलोच कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन दिमाग में कई बार आता है कि सर बलोच इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं, ये पाकिस्तान से अलग होना क्यों चाहते हैं? तो भाई सीधी सी बात है, बलोचों के साथ हो रही नाइंसाफी। सारे प्राकृतिक संसाधन इनसे ले लिए जा रहे हैं और सारे ही संसाधन पंजाब और बाकी सूबों को दिए जा रहे हैं, जिससे कि बलोचों को समझ में आ रहा है कि हमारे साथ क्या नाइंसाफी हो रही है। चलिए, प्रश्न के ऊपर बात हुई कि क्या प्रश्न है, क्यों, किस तरीके से बलूच विद्रोह कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा बलूचिस्तान का इतिहास समझ लेते हैं। देखिए, अभी हमने मैप की सहायता से बलूचिस्तान की बाउंड्रीज को समझा, वर्तमान बलूचिस्तान की बाउंड्री को समझा, इससे पहले बलूच लोग कहां कहां रहते रहे हैं उस बाउंड्री को भी समझा। तो अब इसका थोड़ा सा इतिहास भी समझ लेते हैं कि क्या ये जो नाम बलूचिस्तान है ये हमेशा से था? क्या ये जो बलूचिस्तान स्टेट जो है, जो पाकिस्तान का एक सूबा है, एक प्रांत है, क्या हमेशा से इसकी बाउंड्रीज ऐसी ही रही हैं? था क्या बलूचिस्तान? बलूचिस्तान अस्तित्व में आया कैसे? तो चलिए इस मुद्दे पर बात करते हैं और हम शुरुआत करेंगे 12वीं शताब्दी से। देखिए दोस्तों, बलूचिस्तान हमेशा एकजुट नहीं था। ये जो क्षेत्र था, अभी हमने जिस पे बात की, जो कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिस्से में फैला हुआ है, यहाँ पर अलग अलग कबीले हुआ करते थे और हर कबीले का अपना सरदार हुआ करता था। हर कबीला अपने सरदार के हिसाब से चला करता था। यानी जो बलोच हैं वो एकजुट नहीं हुआ करते थे, अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे।
लेकिन धीरे धीरे बलूचों को समझ में आने लगा कि अलग अलग कबीलों में बंटने से कोई फायदा नहीं है। अंततः इन सभी कबीलों ने एकजुट होकर एकजुट कबीला बनाने, एक तंत्र बनाने का प्रयास किया। तो थोड़ा सा इस विषय में बात करते हैं। देखिए, प्राचीन काल, अगर 12वीं सदी की बात की जाए तो बलूचिस्तान का क्षेत्र पहले कई छोटे छोटे कई कबीले थे, जैसे एक मकरान है, कच्छी है, सिस्तान है, तुर्बत है। ऐसे कबीलों में पूरे बलोच लोग बटे हुए थे। छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे जिनके पास कोई केंद्रीकृत प्रणाली शासन की नहीं थी, कोई स्पष्ट सीमाएं इनकी नहीं थी। प्रत्येक कबीले का क्या होता था, अपना एक सरदार हुआ करता था और उस सरदार के हिसाब से ही कबीला चला करता था। लेकिन दोस्तों, फिर एंट्री होती है इनकी। कौन है ये? नाम है इनका मीर जलाल खान। नाम थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा, बलोच इतिहास में प्रमुख नाम है। कभी कभी तो ऐसा भी सुनने को मिलता है कि बलोच लोग इन्हें अपना फोरफादर मानते हैं। मीर जलाल खान क्या है, क्या ये शख्सियत है, इन्होंने ऐसा क्या किया था कि बलोच लोग इन्हें इतना आस्था से, इतना सम्मान से देखते हैं? दरअसल मीर जलाल खान ने उस समय के 44 कबीलों को, जो पूरे बलोच इलाके के अलग अलग कबीले जिसके बारे में भी हमने चर्चा की, उन कबीलों को मिलाया और एकता की नींव रखी। ये पहली बार था कबीले एक गठबंधन में आए। यानी इससे पहले कबीले अलग अलग थे, अलग अलग सरदारों के तहत चला करते थे। हर सरदार का अपना नियम हुआ करता था, हर कबीले का अपना नियम हुआ करता था। एकजुटता का अभाव था। मीर जलाल खान को ऐसा महसूस हुआ कि अगर हम बलोच इसी तरीके से अलग अलग रहते आए तो फिर समस्या हो जाएगी। बाहरी जो ताकतें हैं, बाहरी शक्तियां हैं, वो हमें नष्ट कर देंगी। इसी असुरक्षा के भाव से इनको महसूस हुआ कि हमें एकता की आवश्यकता है और 44 कबीलों को मिलाकर एक संयुक्त कबीला बनाया गया। हालांकि कबीले आपस में मिल तो गए थे, केंद्रीकृत प्रणाली हो गई थी, लेकिन अभी भी कबीलों का शासन कबीलों के सरदार ही किया करते थे। ऐसे कोई केंद्रीकृत राज व्यवस्था अभी भी नहीं आई थी। हर सरदार अपना अपना कबीला चलाता था, लेकिन ये सभी कबीले आपस में मिलजुल कर एक गठबंधन के तौर पर आपको रहते हुए दिखेंगे। ये देखिए मीर जलाल खान। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ये कौन है भाई? ये है मीर चाकर रिंद। देखिए, ये जो 44 कबीले थे, इनमें एक प्रमुख कबीला था रिंद कबीला। अच्छा, रिंद कबीला तो 15वीं शताब्दी में इन्होंने क्या किया? देखिए, जलाल खान ने एकता की बात की, एक सूत्र में इन्होंने पिरोया पूरे बलूचों को, लेकिन वो शुरुआत थी। अब धीरे धीरे कहते हैं ना, कोई चीज शुरू होती है फिर वो आगे भी बढ़ती है। तो मीर चाकर रिंद ने 15वीं सदी में इसे और संगठित किया। यानी जितने भी बलोच, जितने भी कबीले जो संगठित किए गए थे मीर जलाल खान के समय, 15वीं शताब्दी में मीर चाकर रिंद ने और संगठित किया। और जो एक यूनियन बनी ना, एक जो संगठन बना, उसे क्या नाम दिया गया? रिंद लशारी नाम दिया गया। रिंद लशारी यूनियन तो खैर बाद में अंग्रेजी का शब्द हम जोड़ दिया करते हैं, इसलिए रिंद लशारी यूनियन आप कह सकते हैं, या फिर रिंद लशारी कहेंगे तो वो बढ़िया रहेगा। रिंद लशारी नाम दिया गया क्योंकि भाई ये रिंद कबीले से थे। मीर चाकर रिंद 15वीं शताब्दी में इन्होंने जो 44 कबीले थे इनको और अच्छे तरीके से एकत्रित किया और रिंद लशारी नाम से एक संगठन बनाया, पूरा एक यूनियन बन गया जिसको हम रिंद लशारी यूनियन के नाम से जानते हैं। क्या ये यूनियन यहीं तक रहा? क्या इसके आगे कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल, और भी डेवलपमेंट्स हुए। अब आता है सन 1666। सन 1666 में क्या होता है सर? अहमद जई बारहुई कबीले, एक कबीला है अहमद जई बारहुई, इसके जो सरदार हैं कबीले के मीर अहमद खान, कबीले के मीर अहमद खान। अब यहां से हमें दो बातें और समझनी है। एक होता है खान ऑफ कलात, एक होता है खानेत ऑफ कलात। इन दोनों विषयों पर भी चर्चा करेंगे कि ये क्या मामला है और कलात का यहाँ पर कैसे एक तरीके से इंटरफेरेंस है। हमने कहा ना शुरुआत में जब बात की थी कि कलात के राजा ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की बात कही थी, कलात शब्द कहां से आया? बलूचिस्तान के बीच में कलात का क्या लेना देना है, इस पर भी बात करेंगे। तो 1666 में मीर अहमद खान को खान ऑफ कलात बनाया गया। यानी कलात जो है दोस्तों, देखिए कलात के बारे में अगर बात करें, ये हिस्सा, ये पूरा बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान का ये जो हिस्सा है ये कलात हिस्सा कहलाता है। ये कलात है।
और इसी कलात हिस्से से, इसी कलात क्षेत्र से पूरे बलूचिस्तान के जो कबीले थे जो एकजुट हुए थे, इन पर नियंत्रण किया जाता था, या फिर एक तरीके से ये आप कहें तो सेंटर पॉइंट था, राजधानी आप एक तरीके से कह सकते हैं। तो हुआ क्या, मीर अहमद खान को खान ऑफ कलात बनाया गया, जिसने कलात क्षेत्र को केंद्रीकृत शासन दिया। कुछ कबीले स्वायत्त रहे लेकिन खान के नेतृत्व में एकजुट है। देखिए, जब इनको खान ऑफ कलात बनाया गया तो अलग अलग कबीलों की कुछ मांगे थी। कबीलों ने कहा कि देखो साहब, हम आपको खान ऑफ कलात बना तो रहे, हम आपकी सरपरस्ती को मान भी रहे हैं, आप ही हमारे सिरमौर हैं, आप जैसा कहेंगे हम वो काम करेंगे, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं, हम हमारे कबीले पर स्वतंत्र शासन भी करना चाहते हैं। यानी एक तरीके से हम आपके अम्ब्रेला के नीचे ही रहेंगे लेकिन हम हमारा स्वतंत्र शासन चलाएंगे। तो इससे खान ऑफ कलात को कोई परहेज नहीं था। अहमद खान ने कहा बिल्कुल कोई बात नहीं, हमें तो केंद्रीकृत रहना है, हमें तो एक यूनियन के तहत रहना है, कोई बात नहीं, आप अपने अपने कबीले को संभालिए और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कलात से किया जाएगा। यानी जो भी कलात का राजा बनेगा, इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो भी कलात का शासक बनेगा उसे एक उपाधि दी जाती है खान की, और इसी को कहा जाता है खान ऑफ कलात, यानी कलात का खान, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कलात का शासक। तो खान ऑफ कलात का मतलब होता है व्यक्ति विशेष को दी जाने वाली उपाधि, खान ऑफ कलात। अहमद खान खान ऑफ कलात बनते हैं। देखिए, खान ऑफ कलात का मतलब क्या है, यह शब्द व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, यानी जो भी शासक होगा, जो रियासत का राजा होगा, उसको खान की उपाधि मिला करती थी। शासक जो भी कलात के होंगे उन्हें खान ऑफ कलात कहा जाएगा। तो अब प्रश्न उठता है, खानेत ऑफ कलात क्या होगी, कलात की खाने क्या होगी, खानते क्या होगी, रियासत क्या होगी। तो जो क्षेत्र इस राजा के शासक के अंडर में आएगा, जैसे अगर यहां बात करें तो ये आप अगर इसको भी देखना चाहें तो ये यूनियन में ही आ जाएगा, लेकिन ये पूरा खानेत ऑफ कलात आप एक तरीके से मान सकते हैं। खान ऑफ कलात यहाँ का शासक, और उस शासक के अंतर्गत आने वाली जो संपूर्ण रियासत है उसको खानेत ऑफ कलात के नाम से जाना गया, यानी कलात की खानतें। तो इस तरीके से दो शब्द आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में खान ऑफ कलात से हमें बड़ा काम पड़ने वाला है। दोस्तों, यहां तक की तो बात रही ब्रिटिशर्स के आने से पहले, ये सब कुछ ठीक चल रहा था, इस तरीके से पूरी व्यवस्था चल रही थी। अब एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिश हस्तक्षेप होता है। ब्रिटिश हस्तक्षेप होता है और ये कब से कब तक चलता है, 1830 से 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता और भारत से अलग होकर पाकिस्तान देश नहीं बन जाता। अब ब्रिटिश हस्तक्षेप था, तो ब्रिटिश हस्तक्षेप में कलात का या फिर बलूचिस्तान का क्या रोल था, क्या इंपॉर्टेंस थी, इस विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि वो जो समय था 1600, 1700, 1800 के आसपास, 1800 के आसपास की अगर बात करें तो उस समय दुनिया में दो महान शक्तियां थी, दो महाशक्तियां थी, एक ब्रिटिशर्स और एक रशिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि इसी कहानी से जुड़ा है कलात और इसी कहानी से जुड़ा है बलूचिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल, एक तरफ तो ब्रिटिश इंडिया था, अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन जमा रखा था, एक तरफ इंपीरियल रशिया था। ये देखिए, दो बड़ी ताकतें एक दूसरे के सामने थी। और दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिशर्स थे, इनको बड़ा भय था कि अगर रशिया अफगानिस्तान, ये जो पीले हिस्से में आप देख रहे हैं ये अफगानिस्तान है, ब्रिटिशर्स को बड़ा भय था कि अगर रशिया अफगानिस्तान तक आ गया तो सीधी हमारी सीमाएं मिल जाएंगी, और ये ब्रिटिशर्स के लिए एक बड़ा थ्रेट था, बड़ी प्रॉब्लम थी। ब्रिटिशर्स को लगता था कि रशिया अगर यहाँ तक पहुंच गया तो हमें बड़ी समस्या होगी। इस वजह से ब्रिटिशर्स चाहते थे एक बफर जोन बनाना। बफर जोन का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जो खाली हो, जहां प्रत्यक्ष रूप से शासन तो नहीं किया जा रहा, लेकिन उस क्षेत्र पर कंट्रोल ब्रिटिशर्स का ही हो, ताकि वो रशिया को अफगानिस्तान की उस तरफ ही रोक दें। तो इस नजर से ब्रिटिशर्स अफगानिस्तान को एक बफर जोन बनाना चाहते थे। और ये जो युद्ध इनके बीच चलता था ना, ब्रिटिशर्स और रशिया के बीच में, इसको द ग्रेट गेम के नाम से जाना जाता था। द ग्रेट गेम बहुत ही मतलब चर्चित आप कह सकते हैं घटनाक्रम है, द ग्रेट गेम। और इस ग्रेट गेम में बलूचिस्तान की अहम भूमिका है। क्या भूमिका है उसके ऊपर समझते हैं। देखिए, अगर ब्रिटिशर्स को
अफगानिस्तान पे कंट्रोल करना था, है ना। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो अफगानिस्तान पर कंट्रोल करें। अगर ब्रिटिशर्स को अफगानिस्तान पर कंट्रोल करना था तो उन्हें यहां तक पहुंचना भी था। मान लीजिए ये दिल्ली है, उन्हें यहां तक पहुंचना था, अफगानिस्तान तक उन्हें पहुंचना भी था। अब देखिए, भारत से अफगानिस्तान तक जाने के लिए दो प्रमुख मार्ग है। एक तो खैबर पास है जो कहीं यहां पड़ता है, और एक दूसरा पास, आपको दूसरा दर्रा यहां देखने को मिलेगा। अब समस्या ये थी कि जो खैबर पास है, यहां पर पंजाब रियासत हुआ करती थी, तो ये लोग ब्रिटिशर्स को अलाउ नहीं करते थे कि भैया हम तुम्हें क्यों जाने दें, हम तुम्हें खैबर पास से होकर अफगानिस्तान क्यों जाने दें। तो ले देकर ब्रिटिशर्स के पास पड़ा ये रास्ता ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर इस पास से हम जाएंगे, इस दर्रे से हम जाएंगे तो हम अफगानिस्तान पहुंच सकेंगे। और इस दर्रे में यहां दोस्तों ये है बलूचिस्तान। इस वजह से बलूचिस्तान का बड़ा महत्व है, और खासकर कलात का बड़ा महत्व है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को इसी रास्ते से होकर अफगानिस्तान पहुंचना था। देखिए कैसे पहुंचेंगे ब्रिटिशर्स, ये देखिए, ये वो आपका पास है। इससे पहले समझते हैं कि ब्रिटिशर्स ने संधि क्या की थी। 1839 में ब्रिटिशर्स ने खान ऑफ कलात, मेहराब खान, बात 1839 पर पहुंच गई है। मेहराब खान कलात के खान हैं। ब्रिटिशर्स ने इनके साथ एक समझौता किया, और समझौते में क्या किया कि उनके सैनिक बोलन पास दिए, एक खैबर पास, एक बोलन पास। बोलन पास क्वेटा और चमन के रास्ते कहाँ जाएंगे, अफगानिस्तान जाना चाहते हैं। यानी ब्रिटिशर्स ने खान ऑफ कलात के सामने ये शर्त रखी कि हमारे सैनिक बोलन पास यानी बोलन दर्रे से होते हुए, क्वेटा से होते हुए, चमन से होते हुए अफगानिस्तान तक पहुंचना चाहते हैं, आप हमें रोकिएगा मत। भाई एक बात बताइए, जिस शासक के वहां से आपकी सेना होकर जाएगी, जिस रियासत से आपकी सेना होकर जाएगी, तो आपको उस रियासत से ऑफिशियल एग्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा, ऑफिशियल आपको हाँ भी तो करवानी पड़ेगी कि भाई आपके इलाके से होकर हमारी सेना उस पार जाएगी। अब देखिए, खान ऑफ कलात मेहराब खान तो हाँ कर देते हैं इसके लिए। ये देखिए, ये बोलन पास है, ये दिल्ली से अगर आप ये पाकिस्तान का हिस्सा आ जाता है बीच में। दिल्ली से अगर आप अफगानिस्तान यहां से होकर जाएंगे तो खैबर पास आता है, और यहां कहीं से होकर जाएंगे तो बोलन पास आता है। और इस इलाके में आपको पता है क्या पड़ता है, बलूचिस्तान। ये जो इलाका है, इस इलाके में आपको बलूचिस्तान देखने को मिलेगा। ये आप एक तरीके से बोलन पास समझ सकते हैं कि किस तरीके से सेनाएं इस दर्रे से होकर जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, खान ऑफ कलात के साथ तो अंग्रेजों ने संधि कर ली। खान ऑफ कलात ने इसके लिए बकायदा हाँ भी कर दिया, हामी भी भर दी कि चलो ठीक है, आप अपनी सेनाओं को लेकर यहां से जा सकते हैं। मगर स्थानीय बलोचों को ये बात पसंद नहीं आई। स्थानीय बलोचों को लगा कि बाहर के लोग हमारे देश से क्यों गुजर रहे हैं, तो स्थानीय बलोचों ने क्या करना शुरू किया, प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। स्थानीय बलोचों ने ब्रिटिश सेना पर हमला किया। भाई स्वाभाविक बात है, ब्रिटिश सेना पर जब स्थानीय बलूच हमला करेंगे तो ब्रिटिशर्स को लगा कि खान ऑफ कलात जो हैं वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। उनके दिमाग में दो चीजें रही होंगी कि भाई या तो खान ऑफ कलात अपने वादे से मुकर रहे हैं, या फिर खान ऑफ कलात ओवर स्मार्ट बनना चाहते हैं और हमारे साथ एक तरफ तो संधि करते हैं और दूसरी तरफ हमारी ही सेना पर अटैक करवाते हैं। इस दुविधा के चलते दोनों ही स्थितियों में ब्रिटिशर्स को अफगानिस्तान तक पहुंचना तो था ही। तो दोनों ही स्थितियों को देखते हुए इनको लगा कि खान ऑफ कलात को अगर हटा दिया जाए तो फिर हमारे लिए बेहतर होगा। तो इस तरीके से रणनीति बनाकर ब्रिटिशर्स ने खान ऑफ कलात को हटाया और उनके स्थान पर अपना एक पपेट बैठा दिया कि ठीक है, आज के बाद तुम कलात के खान हो और हम जैसा तुम्हें कहें तुम वैसा करोगे। तो हुआ क्या, खान पर विश्वासघात का आरोप लगाया गया, मेहराब खान पर विश्वासघात का आरोप लगा दिया गया और 1839 में उन पर हमला करके उनकी हत्या कर दी गई। उनके स्थान पर शाह नवाज खान, कोई नाम याद रखिएगा, शाह नवाज खान को कलात का खान बना दिया गया। इस तरीके से जो मेहराब खान थे उनकी तो हत्या कर दी गई और 1839 में शाह नवाज खान को कलात का क्या बना दिया गया, खान बना दिया गया। इस तरीके से आगे बात करते हैं।
1876 में कलात संधि के तहत, अब 1876 में एक संधि होती है, 1839 से फिर ये चीजें आगे चलती रही और अंततः 1876 में कलात और ब्रिटिशर्स के बीच में एक संधि होती है। इस बीच ब्रिटिशर्स अफगानिस्तान पर कब्जा भी कर लेते हैं और अफगानिस्तान को बफर जोन बनाने की अपनी रणनीति में सफल भी हो जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स अपनी रणनीति में सफल रहे और उन्होंने रशिया को अफगानिस्तान तक नहीं आने दिया। इसी वजह से आपने बाद में भी कई खबरें सुनी होंगी कि अफगानिस्तान में कभी रशिया आया तो कभी अमेरिका आया, और इसीलिए अफगानिस्तान के लिए ये बात प्रचलित है कि अफगानिस्तान को आज तक कोई जीत नहीं पाया। अफगानिस्तान को महाशक्तियों की कब्रगाह भी कहा जाता है, ग्रेवयार्ड कहा जाता है, कि यहाँ कितनी भी सेनाएं आई वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गई हैं। खैर, ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान को एक बफर जोन बनाया और बाद में 1876 में कलात के एक संधि हुई, कलात के साथ एक संधि की गई और ब्रिटिशर्स ने माना कि चलो कलात जो है वो एक स्वतंत्र राज्य है, हम कलात के साथ किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कलात के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध या कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, कलात एक स्वतंत्र क्षेत्र माना जाएगा। लेकिन बदले में भाई ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स इतने डम तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो उन्होंने भी डिमांड रखी होगी। तो क्या डिमांड रखी? ब्रिटिशर्स ने कहा कि बदले में क्वेटा, चमन और बोलन पास जो है वो हमें लीज पर दिया जाए। भाई ये तो बोलन पास के लिए ही तो इन्होंने इतना सब कुछ किया था, खैबर पास से जा नहीं पा रहे थे तो बोलन पास से जाने के लिए ही तो सब घटनाक्रम हुआ। तो इन्होंने कहा क्वेटा, चमन और बोलन पास ये हमें लीज पर आप दे दीजिए। इस तरीके से 1876 में कलात जो है उसको एक स्वतंत्र रियासत की मान्यता यहाँ मिलती है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता और विश्वासघात के विषय में 1947 और 1948 के विषय में। ये बात थी अभी तक कलात की रियासत बनने की। अब थोड़ी सी चर्चा ये भी करते हैं कि जब देश आजाद हुआ, जब देश के दो टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान बना, उस समय कलात की क्या स्थिति रही, कलात का क्या स्टैंड था, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, किसने धोखा दिया और बलूचों के साथ कैसा विश्वासघात हुआ। दोस्तों, आप सबको पता है सन 47 में देश आजाद हुआ और सन 47 में देश आजाद हुआ तो जन्म किसका हुआ? पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान का एक प्रमुख समाचार है, डॉन। जन्म होता है पाकिस्तान का और जैसे ही पाकिस्तान का जन्म होता है मोहम्मद अली जिन्ना लग जाते हैं अलग अलग रियासतों को पाकिस्तान का सूबा बनाने में या फिर पाकिस्तान में शामिल करने में। कलात भी उनमें से एक था। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया? कलात के खान के साथ बातचीत की। उस समय कलात के खान थे मीर अहमद यार खान। ये देखिए, ये मीर अहमद यार खान है, ये उस समय कलात के खान यानी एक तरीके से शासक हुआ करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने इनके साथ बात की, इनको राजी किया। हालांकि खान पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते थे, खान चाहते थे कि मेरा एक अलग देश हो, स्वतंत्र देश हो। जिन्ना ने शुरुआत में इस बात को लेकर समर्थन भी दिया था कि ठीक है, आपका एक अलग देश होगा, हम आप पे किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, पाकिस्तान है, पाकिस्तान अगर दोगला ना हो, दोहरा चरित्र ना हो तो फिर पाकिस्तान किस बात का। पाकिस्तान ने अपना दोहरा चरित्र दिखाया और कहीं ना कहीं कलात पर प्रेशर बनाना शुरू किया। देखिए, 14 अगस्त सन 47 को स्टैंड स्टिल समझौता तो हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी जो सेना है, पाकिस्तान ने जोर जबरदस्ती ही सही कलात को अपने हिस्से में मिलाने की कोशिश की। कलात को स्वतंत्र मान तो लिया था, लेकिन जल्द ही दबाव भी बनाया जाने लग गया कि नहीं, कलात को पाकिस्तान में मिलना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कलात बहुत इंपॉर्टेंट। कलात को अलग अलग तरीके के लालच दिए गए, आपको अलग अलग तरीके से उपहार दिए जाएंगे, उपहार से मानते हो तो ठीक है, वरना किसी और तरीके से आपको मनाया जाएगा। एक तरीके से कलात पर पूर्ण रूप से दबाव डाला गया। अब कलात पर दबाव डाला गया तो स्वाभाविक सी बात है, कलात विद्रोह भी करेगा। 1948 में पाकिस्तान ने सेना का प्रयोग किया, सैन्य बलों का प्रयोग किया गया और अंततः कलात पर एक तरीके से दुर्दत्तापूर्ण कब्जा कर लिया। यानी कलात अपनी इच्छा से पाकिस्तान में शामिल नहीं हुआ और कलात पर कब्जा किया गया। तो अब आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि ये जो आज़ादी की लड़ाई है बलूचों की, 1947 से चली आ रही, आज की कोई नई लड़ाई नहीं है। कलात कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन जबरन पाकिस्तानी सेना ने कलात पर कब्जा किया। इस तरीके से मजबूर किया गया हस्ताक्षर करने के लिए। अब हुआ क्या? देखिए, स्वाभाविक बात है, जब जुल्म होगा
तो प्रतिरोध भी होगा ही होगा। तो क्या प्रतिरोध हुआ, बलूच क्या प्रतिरोध करते हैं, कलात के खान ने क्या किया, क्या कलात के खान जो है उनके भाई का कोई इसकी में भूमिका रही है उनकी, तो इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। बात करते हैं बलूच प्रतिरोध पर। देखिए, खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम, भाई स्वाभाविक बात है, कलात एक रियासत थी तो प्रिंस होंगे। प्रिंस अब्दुल करीम ने 1948 में गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। भाई छापेमारी का युद्ध करेंगे। प्रिंस अब्दुल करीम को पता था कि ठीक है, हम सैन्य शक्ति में पाकिस्तान की सेना के बराबर तो नहीं है, तो कैसे हराया जाए, तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति शुरू की गई। लेकिन ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली और इनको कुरान की झूठी कसम खिलाई गई। इनको कसम खिलाई गई कि हम कुरान की कसम खाते हैं, अगर तुम पहाड़ी से नीचे आ जाओ, अपने साथियों के साथ सरेंडर कर दो, तो हम बलूच को या बलूचों को आजाद कर देंगे। ऐसा पाकिस्तानी सेना ने इनको दिलासा दिलाया। भाई प्रिंस अब्दुल करीम को जैसे ही ये सुनने को मिला कि कुरान की कसम खाई, पाक कुरान की कसम खाई, तो उनका भरोसा हुआ और वो इस भरोसे में अपने जो ठिकाने हैं ठिकानों से बाहर आए। लेकिन जैसा कि फिर बार बार मैं कहूंगा, पाकिस्तान और दोहरा चरित्र दोनों एक साथ चलते हैं। पाकिस्तान ने फिर दोहरा चरित्र दिखाया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यानी एक तरीके से इनके साथ विश्वासघात किया गया, इनको झूठी कस्में खिलाकर, धर्म के प्रति झूठी कस्में खिलाकर इनको अपने ठिकानों से बाहर निकाला गया और गिरफ्तार कर लिया गया। 1958 की बात होती है। फिर 80 वर्षीय नवाब नौरोज खान ने झालावन क्षेत्र में, भाई अब ठीक है, प्रिंस तो चले गए, उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया, अब लड़ाई तो जारी रहनी चाहिए ना। लड़ाई अगर जारी नहीं होगी तो आजादी मिलेगी कैसे। और बलूचों के मन में तो आजादी के प्रति जो प्रचंड जोत जल रही थी, उसका भाई क्या ही कह सकते हैं। तो नवाब नौरोज खान ने 140 लोगों के साथ फिर से विद्रोह कर दिया और पाकिस्तानी सेना ने फिर से वही हथकंडा अपनाया और फिर से इन्हें कुरान की झूठी कसम दी गई कि भाई तुम आ जाओ नीचे, हम कुरान की कसम खाते हैं, हम तुम्हें आजाद कर देंगे, या फिर बलूचों को और इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। ऐसी झूठी कस्में इनके सामने खाई गई। ये भी उन कस्मों में उलझकर नीचे आए और अंततः अपने ठिकानों से जब बाहर आए तो इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें फांसी दे दी गई। तो ये है पाकिस्तानी सेना का दोहरा चरित्र। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद दोस्तों सीधा हम आ जाते हैं 2000 में। ये चीजें चलती रही, सिलसिले चलते रहे, क्रम चलते रहे, कभी कभी शांति बनी, कभी फिर विद्रोह हुआ। बीच में पाकिस्तान में इस दौरान 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया। जैसे ही बांग्लादेश अलग हुआ तो फिर से बलूचों में अलग होने की एक नया जोश बलूचों में देखने को मिला और स्थितियां चलती रही, कभी खराब कभी सही कभी खराब, ज्यादातर खराब रही लेकिन स्थितियां चलती रही। धीरे धीरे विद्रोह बढ़ता गया। धीरे धीरे बलूचों के मन में पाकिस्तान को लेकर जो नफरत बसी हुई थी वो और प्रचंड होने लगी और बलूचों के मन में अपने जो अलग देश, एक स्वतंत्र देश की जो उम्मीद थी वो और तेज होने लगी। और इसी तरीके से 2000 में बलोच लिबरेशन आर्मी का गठन होता है, BLA, जिसने ग्वादर पोर्ट, CPC और चीनी कामगारों पर हमले की। अब ये ग्वादर पोर्ट क्या है, यहाँ चीनी कामगार क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा एक चर्चा करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, बलूचिस्तान में अरब सागर में ग्वादर पोर्ट विकसित किया जा रहा था, जिसे चाइना विकसित कर रहा था। अब चाइना ने किया क्या, जब भारत देश आजाद हुआ तो उस समय जम्मू कश्मीर जो रियासत थी ये बड़ी विवादास्पद रियासत रही। जम्मू कश्मीर रियासत पर पाकिस्तानी सेना ने कबीलाई रूप में आक्रमण किया। जब भारतीय सेना इनको मुंहतोड़ जवाब दे रही थी तो बीच में सीज फायर करवाया गया, और सीज फायर करवाया गया तो जहां जो सेना थी वहां ही एक सीमा खींच दी गई जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल दुनिया भर की सबसे जटिल सीमाओं में से एक मानी जाती है। तो पाकिस्तान के हिस्से में भी कुछ कश्मीर आए। बाद में पाकिस्तान ने क्या किया, अपने हिस्से के कुछ कश्मीर को पहले तो चाइना को दे दिया और फिर चाइना के कहने पर पाकिस्तान के हिस्से का जो कश्मीर था वहां से पाकिस्तान ने चाइना को सड़क बनाने की भी अनुमति दे दी। देखिए, आपको चाइना की ज्योग्राफी अच्छे से पता होगी। चाइना अगर दुनिया के साथ ट्रेड करना चाहेगा तो पूरे चाइना सी से घूमकर चाइना को आना पड़ता है, जो कि उसके लिए अपने आप में बहुत खर्चीला काम पड़ जाता है। ऐसे में चाइना अरब सागर तक पहुंच चाहता था और वो चाहता था कि अरब सागर में पहुंच बनाकर भारत के ऊपर भी नकेल कसी जाए, यानी भारत को चारों तरफ से घेरने का चाइना का एक जाल था।
खैर, पाकिस्तान चाइना के इस जाल में फंसता है। पाकिस्तान चाइना को सड़क बनाने की अनुमति देता है, पाकिस्तान चाइना को ग्वादर पोर्ट विकसित करने की अनुमति देता है और चाइना एक सड़क बना लेता है अरब सागर तक, ग्वादर पोर्ट तक। अब स्वाभाविक बात है, ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में है, स्वाभाविक बात है ये सड़क भी बलूचिस्तान से होकर ही आनी है। तो बलोच लिबरेशन आर्मी का गठन किया जाता है। बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के सामने शर्त रखती कि भैया या तो हमारा देश अलग कर दो, वरना हम इस तरीके के हमले करते रहेंगे। और इसी कड़ी में बलोच लिबरेशन आर्मी ने ग्वादर पोर्ट और वहां पर जो चीनी कामगार थे उन पर खूब हमले किए। बहुत से हमले चीनी नागरिकों पर जो वहां काम कर रहे थे वहां किए गए। ग्वादर पोर्ट को भी अशांत करने की बहुत कोशिश की गई। इनका कहना था कि किसी भी तरीके से ये बलूचिस्तान का हिस्सा हमारे पास होना चाहिए, वरना हम आपको शांति से नहीं बैठने देंगे। दोस्तों, इसके बाद 2018 में बलूच राजी आजोई संगठन BRAS बनता है। इन्होंने क्या किया, बलूचों में जितने भी लड़ाके थे, जितने भी लड़ाके संगठन थे, कोई छोटे कोई बड़े, इन सबको एकजुट करने की बात की। जो पहले 44 कबीलों को एकजुट करने की बात हुई थी, बस वैसा ही कुछ है। तो बलूची राजी आजोई संगठन जो है, BRAS जो है, इसने बलूचों को, लड़ाकों को एकजुट करने की कोशिश की और एक प्रभावशाली ग्रुप बनाने की कोशिश की, जिससे बलूच के आज़ादी का जो संघर्ष है वो और तेज किया जा सके। उसके बाद 2025 में बलूच नेशनल आर्मी की स्थापना होती है। जी हाँ, बिल्कुल, बलूचों के पास अपनी एक नेशनल आर्मी है जिसको BNA कहा जाता है, बलूच नेशनल आर्मी। इन्होंने बहुत से हमले किए, गुरिल्ला युद्ध किया और ये वर्तमान में भी अपनी देश की, बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए पाकिस्तानी सेना के साथ लड़ रहे हैं। 2025 में ही बलूच नेशनल आर्मी की स्थापना होती है। तो दोस्तों, ये कुछ डिस्कशन था, कुछ मुद्दे थे कि 1947 से लेकर अभी तक 2025 तक क्या हुआ, बलूचों ने क्या किया, बलूच लिबरेशन आर्मी कैसे बनी, किस तरीके से ग्वादर पोर्ट पर हमले किए गए, किस तरीके से चाइना का इसमें हस्तक्षेप देखा गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करते हैं, एक देश बनने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, बहुत से मीडिया चैनल्स या फिर बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स, हैंडल्स ये दावा कर चुके हैं कि बलूचिस्तान एक अलग देश हो गया है, पाकिस्तान से टूट चुका है और एक अलग देश बन चुका है। लेकिन साथियों, अलग देश बनने की अपनी एक पूरी प्रक्रिया है। अलग देश यूं ही नहीं बन जाता, उसके पीछे बहुत सी चीजें काम करती हैं। तो चलिए इसी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि एक देश अलग देश कैसे बनता है, या फिर एक प्रांत, एक राज्य, एक क्षेत्र अपने आप को अलग देश कब घोषित कर सकता है। इस विषय में बात की जाए तो सबसे पहले किसी क्षेत्र की जो जनता या नेता स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं, ये किसी मौजूदा देश से अलग होकर नया राष्ट्र बनाना चाहेंगे। भाई, स्वाभाविक बात, आप एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते हो, आप एक नया देश बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस मूल देश के आप हिस्सा हो, जिस मूल देश का, आपको वहां से अलग होने की घोषणा करनी पड़ेगी। तो शुरुआत घोषणा के साथ होती है, सबसे पहले घोषणा की जाती है। अच्छा, इसका उदाहरण है क्या हमारे पास? बिल्कुल उदाहरण है। जैसे शांतिपूर्ण तरीके से तो दक्षिण सूडान अलग हुआ था। सूडान से दक्षिण सूडान, देखिए ये दक्षिण सूडान का झंडा है, सूडान से दक्षिण सूडान को अलग किया गया था। हालांकि ज्यादा रक्तपात नहीं हुआ था, जनमत संग्रह से हुआ था। दूसरा उदाहरण देखा जाए तो बांग्लादेश का है। बांग्लादेश के बारे में आप सबको पता है, 1971 की जंग हुई थी। कैसे भारतीय सेना ने अदम्य साहस दिखाते हुए बांग्लादेश को पाकिस्तान से छीन लिया था। बांग्लादेश को अलग देश बनाने में बहुत रक्तपात हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था, बहुत लड़ाई लड़ी गई थी। तो काफी संघर्ष के बाद 1971 में बांग्लादेश आखिर एक अलग देश बना था। तो ऐसा नहीं कि अलग देश बने नहीं है, ऐसा नहीं कि अलग देश बनते नहीं आए हैं, बनते भी आए हैं, आगे बने भी गए। अभी तो ये भी बातें चल रही हैं कि सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान का, वो भी पाकिस्तान से अलग होने का विचार में है, संघर्ष तेज है। और ईश्वर करे वो दिन जल्द ही आए जब सिंध प्रांत भी पाकिस्तान से अलग हो जाए। तो ऐसा नहीं कि अलग नहीं हो सकते, लेकिन अलग होना प्रैक्टिकली एक अलग बात है। हमारी भावनाएं कुछ हो सकती हैं, हमारे संवेग कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वो कुछ और भी हो सकती है। अच्छा, नया राष्ट्र कैसे बनेगा? नया राष्ट्र स्वतंत्र और स्थिर सरकार होनी चाहिए। सबसे पहले तो नए राष्ट्र की एक सरकार होनी चाहिए।
तो जो बलोच हैं इन्होंने अपनी एक सरकार बना रखी है। बलोच कहते हैं कि हमारी अपनी सरकार है, हम पे जबरन कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, तो हम बाहर से या कहीं भी स्थिति से ऑपरेट कर रहे हैं। बलूचों ने अपनी अलग एक सरकार बना रखी है। जब बलूच नेशनल आर्मी बन सकती है तो बलूचों की सरकार तो स्वाभाविक बात है होगी ही होगी। इसमें संविधान, विधायिका, कार्यपालिका, ये तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये दिखाना भी जरूरी है, केवल बनाने से, बातों से नहीं, दिखाना भी जरूरी है कि हाँ, हम एक अलग देश चला सकते हैं, हम एक अलग देश बना सकते हैं। और बलूच यही कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त बलूच अपना प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं और नियंत्रण भी दिखाना पड़ता है कि उस देश पर हमारा पूरा, उस देश नहीं कह सकते, उस क्षेत्र पर हमारा पूरा पूरा नियंत्रण है। दोस्तों, ये सब कुछ होने के बाद भी क्या कोई क्षेत्र ऐसे ही नया बन जाता है? क्या कोई क्षेत्र ऐसे नया देश बन जाता है? कैसे बनेगा? राज्य कैसे बनते हैं? राज्यों के बनने की कानूनी शर्तें क्या हैं? तो इसके लिए एक कन्वेंशन हुआ था 1933 में, और इस कन्वेंशन के आधार पर ही हम बात करेंगे कि नए राज्य कैसे बनाए जा सकते हैं, कैसे नए देश अस्तित्व में आते हैं। तो भाई, अगर नए देश की बात करो, नए राज्य की बात करो, तो नए राज्य कैसे अस्तित्व में आते हैं? सबसे पहले राज्यों की ये चीजें होनी चाहिए। उसका एक परिभाषित क्षेत्र होना चाहिए, डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, जो कि बलूचों के पास अभी है। उसकी एक स्थायी जनसंख्या होनी चाहिए, परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, जो कि बलूचों के पास अभी है। सरकार होनी चाहिए, जैसे कि बलूच दावा कर रहे हैं कि हमने अलग सरकार बना ली। और अन्य देशों से संबंध बनाने की क्षमता भी होनी चाहिए, जो कि बलोच अभी प्रयत्न में लगे हुए हैं, क्योंकि बलूचिस्तान की तरफ से ये गुहार आई है कि भारत मान्यता दे, यूएन उनको मान्यता दे। तो बाकी देशों से संबंध बनाने की भी उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए। एक तो ये शर्तें पूरी। अब ये शर्तें भी मान लो कोई देश पूरा कर ले, ये सब चीजें पूरी कर ले, तो फिर अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करना पड़ेगा देश को। जैसे बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था, बांग्लादेश ने यूएन में एप्लीकेशन दी थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए, लेकिन 5 महीने तक बांग्लादेश को रुकना पड़ा था। तो ये मान्यता कैसे मिलती है? जैसे बहुत से देश हैं, जैसे इजराइल है, जैसे फिलिस्तीन है। बहुत से देश फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं, बहुत से नहीं देते। बहुत से देश इजराइल को, जैसे पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता, बहुत से देश इजराइल को मान्यता देते हैं। इसी तरीके से ताइवान एक देश है, बहुत से देश उसे मान्यता देते हैं, बहुत से नहीं देते हैं। नया राष्ट्र दूसरे के से मान्यता प्राप्त करेगा तभी बन पाएगा। एक राजनीतिक प्रक्रिया है, कुछ देश मान्यता दे सकते हैं और कुछ देश मान्यता नहीं भी दे सकते। कई कारण हो सकते हैं। जैसे बात करते हैं ताइवान के विषय में। ताइवान के विषय में अगर बात करें तो ताइवान पर चाइना कब्जा करके बैठा है। ताइवान एक अलग देश बनना चाहता है, अलग देश अपने आप को घोषित करता है, लेकिन दुनिया मान्यता नहीं देती। कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते। जिनको चाइना के साथ अपने संबंध अच्छे रखने हैं, अब वो डिप्लोमेटिक तौर पर, ऑफिशियली डिप्लोमेटिक तौर पर तो ताइवान को मान्यता नहीं दे सकते, लेकिन जिनको चाइना के साथ अच्छे संबंध नहीं रखने हैं, जिनकी अपनी खुद की एक शक्ति है, वो ऑफिशियली डिप्लोमेटिक तौर पर ताइवान को मान्यता दे सकते हैं। तो देशों को मान्यता मिलना ना मिलना, ये भी बड़ा पेचीदा, बड़ा डिप्लोमेसी का काम है। बलूच इसमें कितने सफल हो सकेंगे, ये भी देखने का मुद्दा है ना। तो इसी तरीके से फिलिस्तीन को कुछ देश मान्यता नहीं देते, कुछ देश ताइवान को मान्यता नहीं देते। इसके बाद हमें चाहिए संयुक्त राष्ट्र की मान्यता। देश मान्यता दे ना दे अलग बात है, अगर संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन मान्यता नहीं देता है, जैसा कि मैंने कहा बांग्लादेश को 5 महीने लगे मान्यता प्राप्त करने में, अगर संयुक्त राष्ट्र मान्यता नहीं देता है तो भी प्रॉब्लम है। अब बलूचिस्तान का मुद्दा जो है वो संयुक्त राष्ट्र में बड़ा पेचीदा मुद्दा बन सकता है, अगर बलूचिस्तान बाकी सभी स्तरों को पार कर लेता है तो। कैसे? आप सबको पता है यूएन में जो सभा है, जो हमारी सुरक्षा परिषद है, उसमें कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं और 15 में से 5 सदस्य स्थायी तौर पर होते हैं। 10 सदस्य अलग हैं, 5 सदस्य स्थायी तौर पर होते हैं, और इन 5 ही सदस्यों के पास वीटो पावर होती है। यानी अगर एक भी सदस्य देश ने मना कर दिया तो ये फैसला कैंसिल हो जाएगा। यहां आकर बलूचिस्तान बड़ी समस्या में फंस सकता है, या फिर जो बलूचिस्तान का सपना देख रहे हैं उनको सबसे ज्यादा समस्या यहां हो सकती है। होगा क्या? यूएन की जो सुरक्षा परिषद होगी, उसमें जो 15 सदस्य देश हैं
उनमें से कम 9 देशों का समर्थन आपके लिए होना चाहिए। कम से कम 9 देशों का, यानी अगर 6 देश अलग भी जाते हैं तो भी काम चल जाएगा। कम से कम 9 देशों का समर्थन आपके पास होना चाहिए। अब बड़ा प्रश्न ये है कि क्या बलूचिस्तान इन 9 देशों का समर्थन हासिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दूसरा बड़ा मुद्दा, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनका वीटो नहीं होना चाहिए किसी भी एक देश का। और बलूचिस्तान के विषय में हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई देश वीटो करेगा वो है चाइना। अब चाइना वीटो क्यों करेगा? क्योंकि चाइना ने बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है। बलूचिस्तान के रास्ते के माध्यम से ही चाइना अरब सागर तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है और भारत को चारों तरफ से घेरने के प्रयत्न में है। आपको अच्छे से ध्यान होगा, चाइना ने श्रीलंका के भी कई पोर्ट विकसित किए हैं। श्रीलंका में वैसे ही चाइना की उपस्थिति हो चुकी है। अगर ग्वादर पोर्ट के आसपास भी चाइना की भारी भरकम उपस्थिति हो गई तो एक तरीके से भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप में एक बड़ा ही थ्रेट होगा, बड़ा भय की स्थिति होगी। तो चाइना किसी भी सूरत में बलूचिस्तान को खोना नहीं चाहता। चाइना नहीं चाहता कि बलूचिस्तान एक अलग देश बने, क्योंकि चाइना को यह भी अच्छे से पता है कि अगर बलूचिस्तान एक अलग देश बनता है तो वो भारत का मित्र देश बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल, बलूचिस्तान का संबंध भारत के साथ बहुत ही अच्छा रहा है। अगर बलूचिस्तान एक अलग देश बना तो वो भारत का मित्र देश बनेगा और फिर वो चाइना को बलूचिस्तान में एंटर नहीं होने देगा। अब चूंकि बलूचिस्तान को चाइना का समर्थन चाहिए कि कहीं चाइना वीटो न कर दे, तो इसके लिए बलूचिस्तान को बड़े लेवल की डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, बड़े लेवल की कूटनीति करनी पड़ेगी। बलूचिस्तान चाइना को ये कहकर राजी कर सकता है, मतलब एक स्कोप है बलूचिस्तान के पास कि देखो आप हमें मान्यता दे दो, आपका जो ग्वादर पोर्ट है आप इसको यूज करो, हम मना नहीं करेंगे। आप इस पूरी सड़क को भी यूज करो, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन 2 बातें ध्यान रखिएगा, अगर आप मान्यता नहीं देते हैं, वीटो करते हैं, तो हम आपके ग्वादर पोर्ट तक पहुंचने का सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। तो एक तो डिप्लोमेसी ये की जा सकती है कि भाई आप यूज करो ना, आपको रोका किसने है? बलूचिस्तान आपको रोक नहीं रहा, आप आराम से ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन फिर समस्या यहां बलूचों के साथ ये होगी कि इससे भारत नाराज होगा। तो बलूचों के पास एक और डिप्लोमेसी का हथियार हो सकता है कि वो चाइना से इस मुद्दे पर भी बात करें कि जिस पाक अधिकृत कश्मीर से होकर आप सड़क से आ रहे हैं, आते रहिए, लेकिन पहले भारत से परमिशन लीजिए। क्योंकि बलोच ये मानते हैं कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, और अगर बलोच इस पक्ष में बोलेंगे तो ही भारत बलोचों को समर्थन देगा। कारण भारत बलोचों का सबसे पहला नजदीकी पड़ोसी है जो बलूचिस्तान देखना चाहेगा। तो बलोच चाइना से ये डिप्लोमेसी कर सकते हैं कि आप पाक अधिकृत कश्मीर की सड़क प्रयोग में लीजिए, लेकिन इस क्षेत्र को आधिकारिक रूप से पाकिस्तान का न मानकर भारत का मानिए। खैर, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े पेचीदा मामले होते हैं। बलूच क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, चाइना क्या करेगा, ये हमारी समझ से बहुत परे है। इस तरीके का काम करके बलूचों के पास एक उम्मीद हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना पड़ेगा। देश बनाना, जैसा कि मैंने कहा था, इतना आसान नहीं होता है। हम बहुत जल्दबाजी में बयान दे देते हैं कि बलूचिस्तान आजाद हो गया। आजादी में बहुत पेच होते हैं। अलग कैसे बनेगा? तो देखिए, दूतावास खोलना पड़ेगा अलग अलग देशों में, व्यापार समझौते करने पड़ेंगे, IMF, WHO इनमें भी सदस्यता लेनी पड़ेगी। और इसके उदाहरण भी हैं हमारे पास, जैसे दक्षिण सूडान जनमत संग्रह से सूडान से अलग हुआ था, कोसोवो अलग हुआ था, और बांग्लादेश 1971 में युद्ध के बाद पाकिस्तान से अलग हो गया था। तो ये कुछ उदाहरण हैं हमारे पास कि अलग अलग देश अलग अलग समय पर अपने मूल देश से अलग हुए हैं, आज़ाद हुए हैं। देखना ये है कि बलूचों की किस्मत कैसा काम करती है, देखना ये है कि बलूच किस तरीके से अपने आप को अलग करते हैं, किस तरीके से एक अलग राष्ट्र बनाते हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो रणनीति इस्तेमाल में लेते हैं, क्या वो डिप्लोमेसी प्रयोग करते हैं, क्या उनके सारे जो उन्होंने प्लान बना रखे हैं, जो भी चीजें सोच रखी हैं, क्या वो सारी सफल होती भी हैं या नहीं। अब ये तो भविष्य ही बताएगा। तो दोस्तों, ये थोड़ा लंबा सेशन हो गया, मैं मानता हूं सेशन थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन हमें बहुत चीजें डिटेल में समझनी थी।
मैं उम्मीद करता हूं बलूचिस्तान का मुद्दा आपको बहुत हद तक समझ में आया होगा। बलूचिस्तान की शुरुआत से लेकर अंत तक सारी चीजें आपको बहुत ठीक ढंग से खुलकर समझ में आई होंगी। आधी अधूरी बातों में आने से बेहतर है पूरा सच जानना। देखते हैं भविष्य में बलूचिस्तान बनता है या नहीं बनता है। दोस्तों, ऐसे ही और करंट मुद्दों को अगर आप देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कौन से मुद्दे पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।